हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं, जैसे एसएससी, जेई, डीआरडीओ, यूपीआर, वीएनएल, इसरो, गेट और आईएएस जैसे एग्ज़ाम्स में जो है ये पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे किसी ना किसी मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे ही गए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अभी जो स्टर्लिंग साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्टर्लिंग साइकिल में पूछा गया है कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। तो जो स्टर्लिंग साइकिल है उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं। तो देखो, आपको सिंपल यहाँ पर देखकर आंसर बता देना है, ठीक। पर उससे पहले जो है आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मतलब उसका पीछे का जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो स्टर्लिंग साइकिल होती है उसका पीछे का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो बता देता हूँ आपको। तो जो स्टर्लिंग साइकिल होती है उसमें मैंने बताया कि दो आपके आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जो पीवी डायग्राम और जो उसका टीएस डायग्राम है वो कैसे बनता है। तो हमारा ये पास ये प्रेशर एक्सिस है और ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सिस है। अब हम जो बनाने जा रहे हैं क्या है, स्टर्लिंग साइकिल है। तो स्टार्ट देखो, अभी देखो क्या होगा कि मैंने बताया कि इसमें दो आइसोथर्मल होंगे और दो कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि ये जो लाइन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2 ये होगा हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, ये होगा 1 से 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन और 2 से 3 ये होगा हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या होगा, 3 to 4 ये होगा हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 3 to 4। तो प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारा ये साइकिल जो है वो इस तरीके से बनेगी। और यहाँ पर जो देखो 1 to 2 क्या था, हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन था। और 2 to 3 था ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था। 3 to 4 था ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है वो हम हीट रिजेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हीट ऐड हो रही है, QR। तो ये जो है प्रोसेस कुछ इस तरीके से साइकिल जो है वो बनेगी। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा और इसमें। जो प्रोसेस 1 से 2 है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट सॉरी आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, हम सबको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। और 2 to 1 जो है उसमें क्या होगा, 2 से 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है, हीट एडिशन। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा 3 से 4। 3 से 4 जो है वो क्या है, 3 से 4 जो है हमारा आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन कंप्रेशन, वो 1 से 2 था तो ये हमारा एक्सपेंशन। और 4 to 1 जो है वो हमारा क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, ये समझ में आ गया। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टर्लिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, स्टर्लिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। ये पीवी डायग्राम था, अब इसका टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं कि इस तरीके से बनेगा। तो हमारा ये क्या है, ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये हमारा एंट्रोपी एक्सिस। तो ये टी और ये हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टीएस डायग्राम जो है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2 क्या था हमारा, कांस्टेंट नहीं आइसोथर्मल था, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो 1 to 2 इसमें टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मैंने अभी बताया था 1 से 2। और उसके बाद जो 2 से 1 है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। और ये जो है क्या करेगा, इसमें हीट ऐड होगा, इसमें हीट ऐड होगा कुछ इस तरीके से, ये जो है बनेगा 2 से 3। और फिर जो 3 to 4 है ये क्या हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा है
एक्सपेंशन। मैं लिख देता हूँ ताकि इजीली रहे इसको समझने में। ये एक्सपेंशन है और ये हमारा नीचे क्या है, कंप्रेशन है। ओके, समझ में आती है चीज़। अब ये था 4 to 1 क्या था हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे जो है हीट ऐड हो रही है या हीट सप्लाई हो रही है, और यहाँ पर जो है हीट रिजेक्ट हो रही है। और प्रोसेस 1 to 2 क्या था, टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था, और 3 to 4 यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ये क्या है, हमारा कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन है। तो हमारा जो साइकिल है हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। स्टर्लिंग साइकिल का जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड था हमने अच्छे से देख लिया, उसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। तो यहाँ पर आंसर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपने अभी तक तो कर ही दिया हो, कमेंट करके बता देना मुझे। तो यहाँ पर देखो, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है उसको हम और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कार्नोट साइकिल, जूल साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो पीवी डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं इसको। तो हमारे पास पीवी डायग्राम है, ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो अब जो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। अब कांस्टेंट वॉल्यूम, इन चारों में से ऑप्शन बताना। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। देखो, स्टर्लिंग साइकिल का ऑप्शन नहीं है, वरना आप सोच रहे हो कि स्टर्लिंग साइकिल मैंने ऊपर बताया था वही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है स्टर्लिंग साइकिल का। यहाँ कार्नोट का है, जूल का है, डीजल का है और ऑटो का है। ओके, चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो जरा क्या होगा कि यहाँ पर जो है प्रोसेस कुछ इस तरीके से होंगे ये। ठीक, अभी जो प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब 1 से 2 जो है, ये दोनों जो है प्रोसेस वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 1 से 2 और 3 से 4 जो है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और अगर मैं बात करूँ, ये जो 2 से 3 और 4 to 1 है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। 2 to 3 एंड 4 to 1, ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये कौन से साइकिल में होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, ये डीजल ऑटो साइकिल में होगा। ये ऑटो साइकिल में क्या होगा कि उसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम्स प्रोसेस होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन IC इंजन हैज़ a bore and stroke each equal to 2 unit. The total area to calculate heat loss from the engine can be taken as। अब देखो यहाँ पर हमको हीट लॉस निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकली है वैसे तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है। अब हमसे यहाँ बोल रहा है कि एन IC इंजन दे रखा है, हैज़ अ बोर एंड स्ट्रोक ईच इक्वल टू 2 यूनिट। अब यहाँ पर हमको देखो यहाँ मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। ये सिलेंडर है। अब हमको बोल रखा है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है इसका, इसकी जो यूनिट दे रखी थी डी इज इक्वल टू 2 यूनिट था हमारा, 2 यूनिट दे रखा था। उसके बाद और इसकी लेंथ जो थी, इसकी लेंथ जो थी सिलेंडर की वो कितनी थी, वो भी 2 यूनिट है। ओके, समझ में आ गई। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि टोटल एरिया टू कैलकुलेट हीट लॉस फ्रॉम द इंजन टू बी टेकन एज। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि हीट लॉस का जो एरिया, टोटल एरिया निकालना है हमको। देखो, एरिया निकालने के लिए बात कर रहा है तो इसका आप क्या निकालोगे, सिलेंडर का CS से निकाल दो, एरिया निकल जाएगा अपने आप ही। तो देखो क्या होगा इसका, यहाँ पर हमको L दे रखा है। अगर बात करें तो स्ट्रोक लेंथ कितनी है, 2 यूनिट। ओके, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ दे रखा है इसकी डायमीटर, स्ट्रोक डायमीटर या बेस डायमीटर बोल सकते हैं। बेस डाय दे रखा है कितना, वो भी 2 यूनिट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ गई। अब R कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो
बेस ड्राइव 2 है तो आर कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो हो जाएगा 1 यूनिट, आर हो जाएगा 1 यूनिट। अब क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया हीट लॉस फ्रॉम इंजन, टोटल एरिया निकालना है जिसमें से हीट लॉस हो रही है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सी एस से निकालेंगे। तो सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एल, वही सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो होता है वही आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे और टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखो 2 पाई की जगह पाई रखेंगे क्योंकि आंसर हमको पाई में निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। आर कितना दे रखा था, इंटू 1, और 1 प्लस एल कितना था हमारा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई और इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 पाई। तो आंसर कितना हमारा 6 पाई, जो सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, गेट 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रैंक रेडियस ऑफ अ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन इज 60 mm एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 80 mm। द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब इज। अब देखो यहाँ पर भी ये भी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हमको यहाँ देखो क्या क्या दे रखा है, तो हमको यहाँ दे रखा है डायमीटर, डायमीटर दे रखा है किसका, सिलेंडर का। इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, डायमीटर हमको दे रखा है 80 mm। इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, रेडियस दे रखा है क्रैंक का, रेडियस ऑफ क्रैंक आर, ये कितना दे रखा है हमको 60 mm, 60 mm दे रखा है। ओके, तो इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, ये भी आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक तो वो कितना दे रखा है हमको, लेंथ ऑफ स्ट्रोक एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है 2 आर दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। आर क्या रेडियस है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, क्रैंक का रेडियस है आर। ओके, समझ में आ गया। तो 6 2 12, तो ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया। अब स्वेप्ट वॉल्यूम देखो, स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VS इज इक्वल टू पाई/4 d²L। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये कुछ आंसर जो है इसका इस तरीके से जाएगा, पाई/4 और d कितना था हमारा, डायमीटर 8 था, 8 का स्क्वायर, और L कितना था, लेंथ जो था हमारा 12। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेट करके तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो 864 इंटू 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 603.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया। अब हमसे यहाँ पूछा क्या था, स्वेप्ट वॉल्यूम ही तो पूछा था, तो स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आएगा 603.18। तो यहाँ देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, 48, 96, 301 और 603। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल है, गेट 2012 में पूछा गया, शायद पूरा दिन ही रखा है इसका। ओके, समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन वर्किंग एन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज्ड 5 to 7 देन परसेंटेज इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, वैसे देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्व ये। ठीक है, तो देखो, if the compression ratio of an engine working on auto cycle is increased 5 to 7 then percentage increase in the efficiency। अब देखो कंप्रेशन रेशियो जो है इंजन का, जो वर्क ऑटो साइकिल की, वो उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ कर दिया क्या, कितने से 5 से 7 कर दिया है, तो एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ होगी। तो क्वेश्चन में जो है हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी किसकी, ऑटो साइकिल की। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू 1 - 1/r
आर क्या है, हमारा कंप्रेशन रेशियो है, और गामा -1। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और ये एफिशिएंसी निकाल देनी है। तो एफिशिएंसी पहले कितनी थी, पहले हम 5 रखेंगे, तो एफिशिएंसी जो है नीटा इज इक्वल टू 1 जो ये जो है आर 1/r जो है, ठीक, यहाँ पे मैं रखूँगा 5, और गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4 फॉर एयर। ओके, तो 1/5 गामा 1.4 -1। ओके, तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी कुछ 47.4% के आसपास कुछ। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब जो है एफिशिएंसी मतलब जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या हो रहा है, 5 से 7 पर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो अब एफिशिएंसी निकालेंगे 7 पर। ओके, तो ये जो है क्या आ जाएगा, 1 - 1/7, 1.4 -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एफिशिएंसी आएगी 54.08%। ओके, अब आप परसेंटेज निकाल लो, बड़े इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, एन जो हमारी जो 7 की थी एफिशिएंसी, जब हमने कंप्रेशन रेशियो लिया था 7 -N1 बोल सकते हैं इसको, या इसको N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो। तो N2 -N1 डिवाइडेड बाय N1। तो अब जो है ये हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, N2 बाय N1, नीटा है वैसे, N1 नहीं है ये, -1। तो एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो N2 कितना दे रखा था हमको, 54.08 डिवाइडेड बाय 47.4 -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ आंसर जो है वो इस तरीके से आएगा 14.09, और इसको परसेंटेज में ही, ठीक है, तो ये जो है अप्रोक्स जो है 14% आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है।